हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि सीटेट या स्टेट टेट्स जो भी एग्ज़ाम होते हैं, खासकर सीटेट में 15 मार्क्स 30 में 15 मार्क्स की आपकी पेडागॉजी रोल प्ले करती है, तो आपको पेडागॉजी पर भी फोकस करना है। और मैंने कहा था कि आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पेडागॉजी को सॉल्व करने के लिए वो ज़रूर अच्छी करूँगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करूँगी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में जो पेडागॉजिकल क्वेश्चन है उनको आपको कैसे क्रैक करना है, टैकल करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगी। इससे रिलेटेड इस सीरीज़ में जो पेडागॉजी की मैं सीरीज़ ये चालू कर रही हूँ, इसमें मैं 10 वीडियोज़ लाऊंगी। ठीक है, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन इस तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगी, तो उससे आपको जो पेडागॉजिकल सेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकेंगे। देखिए, इसका कोई चैप्टर नहीं है कि मैं कोई चैप्टर लेके और फिर उसको आपको समझा दूँ, ऐसा नहीं है। आपको जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसमें कैसे आपको किस क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर देना है वो सब मैं बताऊंगी। बस आप वीडियो देख लीजिएगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप एग्ज़ाम में खुद पाएंगे कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया है और बिल्कुल सही क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत सही लिखा हुआ है। चलिए देखें, हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को मतलब क्या करना चाहिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन मतलब कॉन्सेप्चुअल जो चेंजमेंट है वो लाने के लिए अगर शिक्षार्थी को मतलब जो शिक्षिका है वो सक्षम बनाना चाहती है कि वो खुद ही इस चीज़ को समझ सके, तो क्या करना चाहिए शिक्षिका को। ऑप्शन ए है हमारा कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया, या बी है कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। सी ऑप्शन है हमारा व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, या डी ऑप्शन है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें बता दूं आपको क्या करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया, सीटेट में आप बैठे पेपर देने, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आ रहा है, तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि जो भी नेगेटिव ऑप्शन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन पॉजिटिविटी में पूछा गया तो आपको नेगेटिव आंसर को पहले ही कट कर देना है। इस तरीके से जो लास्ट में आपका पॉजिटिव आंसर बचे वो सही हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक से ज़्यादा आंसर सही लग रहे होते हैं, तो उस संबंध में मैं आपको बताऊंगी उसको आपको कैसे करना है। तो जैसे लिखा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु मतलब कॉन्सेप्चुअल चेंजमेंट लाना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो इसमें क्या करना चाहिए। जैसे लिखा है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। ठीक है, जिन्होंने परिवर्तन किया उनमें तो आप उनको तो पुरस्कार दे देंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको ही तो आपको सिखाना है, तो उनको क्या करेंगे आप। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन बच्चों को बस पुरस्कार दे दिया जाए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। आपको सब बच्चों को लेकर चलना है, कुछ बच्चों को लेकर नहीं चलना है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। आपको बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, उनको उनका जो मोरल है वो डाउन नहीं करना है आपको। ठीक है, वो खुद ही ज्ञान का निर्माण करने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आएंगे, लिखा व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए, मतलब बस उसको लेक्चर दे देना। तो आपको मैं बताऊं कि जितने भी लेक्चर वाले ऑप्शन हो वो हमेशा नेगेटिव होंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ी क्लासेस के लिए सही होता है, पर जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो बड़े बच्चे उसमें नहीं हैं, तो आपको लेक्चर के तरीके नहीं सब कुछ करना है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या दी जानी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा की जानी। जहाँ भी ये चर्चा वर्ड आ जाए आप समझ लीजिएगा ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लिए लेके आया है। ठीक है, बच्चों को बातचीत के अवसर देना, उनके साथ चर्चा करना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, या शिक्षिका और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, या सी ऑप्शन उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या डी ऑप्शन है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सीटेट में कि जो बच्चे की गलतियां हैं या उनकी त्रुटियां हैं
उनको शिक्षिका को कैसे लेना है या शिक्षक को कैसे लेना है। तो आपको हमेशा गलतियों को एक सीखने के एक पड़ाव के रूप में लेना है, ठीक है, एक स्टेप है ये। अब जब बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो उसका एक स्टेप है कि वो पहले गलती करेगा, है ना, फिर सीखेगा ज़रूर। तो ये है कि आपको सीखने को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है। तो बच्चों को कमज़ोर और उत्कृष्ट, और आपको कभी भी क्लास को डिवाइड तो करना ही नहीं है कि हाँ इतने बच्चे अच्छे इतने बच्चे खराब। आपको समावेशी दृष्टिकोण लेके चलना है, आपको सब बच्चों को लेके चलना है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। शिक्षिका और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। क्या थोड़ी सी गलतियाँ और त्रुटियाँ करने से जो शिक्षिका और शिक्षार्थी सब पूरी जो प्रोसेस है वही असफल हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे क्या है कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और चौथा है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो सी बिल्कुल सही है यहाँ पर हमारा कि क्या है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही कि ये पॉजिटिव आंसर है कि उनका चिंतन हम समझ पाएंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे, बच्चे क्या समझ रहे हैं या क्या गलती किस चीज़ में हो रही है, उनकी समझ में क्या चीज़ गलत हो गई है ना, क्या उनके कॉन्सेप्ट में गलती आ गई है, ये आप जान पाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही नेगेटिव हो जाता है कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कठोरता से आप डंडे लेके चालू हो जाइए, ऐसा नहीं करना आपको। आगे क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, मतलब आपको क्या करना है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो रिसर्च है वो हमेशा क्या वो बताते हैं कि जो विविध कक्षा, मतलब इसमें अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों के सीखने पर कैसा प्रभाव छोड़ती हैं, सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं या मात्र एक निर्धारक के तरीके होती हैं, या जो शिक्षिका की अपेक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों के सीखने से या अधिगम से संबंधित ही नहीं होती हैं, या डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो शिक्षिका की अपेक्षाएं हैं, शिक्षिका कैसे बिहेव करती, क्या क्या उसकी अपेक्षाएं, वो विद्यार्थियों के जो अधिगम है, उसके जो सीखना है उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, मतलब जो अपने क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में, उनसे निपटने के लिए जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए। शिक्षक को आकलन के समान और मानक तरीकों को अपनाना चाहिए। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीकों को, मतलब कि एक कोई तरीका ले लिया स्टैंडर्ड, बस उससे ही हम पढ़ा भी रहे हैं और उससे ही हम इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग तरीके का बच्चा हो, है ना, वो सब एक ही तरीके का हम लोग यूज करें। ये करना है हमें कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग उनको नामित कर देना है, या सी ऑप्शन है बच्चों से बातचीत करना, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना है, या डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करना। मैंने पहले ही अभी आपको बताया कि आपको पहली बात तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल काट देना है जिसमें बच्चों को अलग अलग करके देखना है, अलग हमें करना ही नहीं है, हमें समावेशी दृष्टिकोण अपनाना है। तो बच्चों को उनको अंकों के आधार पर अलग कैसे आप नामित कर देंगे भाई। आपका जो पहला ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके, मतलब एक ही आपने कोई तरीका ले लिया और उससे ही आप शिक्षण कर रहे हैं, उसी से आकलन कर रहे हैं। बच्चे अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताओं को आप समझ ही नहीं रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाना है। आगे जो हमारा ऑप्शन है कि बच्चों से बातचीत करें व उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। मैंने पहले ही कहा चर्चा करना, बातचीत करना, ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं, आपको इनको पकड़ना है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को हमें प्यार से पढ़ाना है, कठोर नियम नहीं लागू करना है। आगे क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता कौन सी, आपको ये बताना है। ठीक है, आप बताइए कि प्रतिभावान शिक्षार्थी का IQ कितना होता है, 140 प्लस होता है ना, 140 प्लस। आगे हम लोग देखें कि इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ, क्या विशेषता है प्रतिभावान शिक्षार्थी की, कि वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, या फिर यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है।
और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है कि वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है ना, तुनक मिजाज मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, इस तरीके से। और डी ऑप्शन है वह अजीब व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डुलाना, इस तरीके से। तो आपका था कि कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, तो यहाँ पर सिर्फ एक विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की दिख रही है कि यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है उसको। जब वो आप बिल्कुल, आप खुद सोचिए कि आपको सब कुछ आता है और आपको बहुत इजी क्वेश्चन दे देगा तो आप ऊब जाएंगे, आप बहुत देर देखेंगे वही सब पढ़ाया जा रहा है जो मुझे आता है, तो आप ऊब जाएंगे। और क्या है कि और जो 3 ऑप्शन है कि आक्रामक कुंठित हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रतिभावान शिक्षार्थी के साथ, और वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, ये भी गलत है, और अजीब व्यवहार करता है, ये भी गलत है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, यही प्रतिभावान शिक्षार्थी की क्या है विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, या बच्चे समस्या समाधान करता है, या बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा कि कौन से सही है लगा यहाँ पर, कि मतलब ए बी सी सही है, या फिर बी सी डी सही है, या बी सी या ए डी, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे कभी भी जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, वो हमेशा सक्रिय होते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। बच्चे समस्या समाधान करते हैं, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन आपको पॉजिटिव हमेशा बच्चों को लेके चलना है, अपनी सोच पॉजिटिव बना लीजिए बच्चों के लिए। और बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है ना, हमने बताया कि आपको सक्रिय लेके चलना है बच्चों को, तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन बी सी डी आपके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलन और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या बी ऑप्शन है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या सी ऑप्शन है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या डी ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में जो सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चे हैं और अच्छे IQ वाले मतलब प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उनके लिए आपको कैसे इंतजाम करना है, क्या करना है आपको। तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलन और प्रेरक निर्देशन, है ना, प्रेरक निर्देशन मतलब ऐसे निर्देशन जो बच्चे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करें, है ना, ऐसे निर्देशन आपको देना है ना, और अनुकूलन कराना, या फिर उन्हें अतिरिक्त समय देना है। देखिए अतिरिक्त समय तो देना ही नहीं, ऐसा किसने कह दिया कि आपको अतिरिक्त समय देना, प्रतिभाशाली बच्चे तो और जल्दी से कर लेंगे, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और उनके प्रति स्नेही नहीं होने के नाते मतलब उनको उनके प्रति अपना रवैया बहुत अच्छा अफेक्शनेट टाइप का, अफेक्शन, प्यार, लव, इस तरीके से मतलब प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अपने दृष्टिकोण को बनाना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बच्चों के प्रति क्या डिफरेंस करें, किसी के लिए अपने रवैये को बहुत अच्छा करें और किसी के लिए खराब, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डिफरेंसेस नहीं करने हैं बच्चों में, और उनका अतिरिक्त समय भी देना गलत है। और उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, तो फिर आप किस लिए रखे गए हैं, अगर आप उन्हें जिम्मेदारी दे रहे तो आप किस लिए रखे गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो आपको जो पहला ऑप्शन है कि उनको जो ऐसे हमें निर्देशन देने कि वो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो, प्रेरक निर्देशन देने, उनको उनके साथ अनुकूलन करना है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो बच्चे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से क्या है, वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनको कैसे कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। एक ऐसी कक्षा जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाती है, पहला ऑप्शन है ना, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या बी ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, या सी उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, या बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि ऐसे ऑप्शन आपको बिल्कुल कट कर देने हैं जो नेगेटिव हो। ये कह रहा है, जैसे आप देखें ये वाला कि हतोत्साहित, बच्चों को हतोत्साहित आपको कभी करना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ऐसे पहले फोर्थ ऑप्शन आपका है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत, आपको बच्चों को बांटना नहीं है, समावेशी दृष्टिकोण अपनाना है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
और आपका ऑप्शन ए और बी जैसे है कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ठीक है, कुछ हद तक ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो अब आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, क्योंकि बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि का है, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, यह ऑप्शन आपको चूज करना है, या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। देखिए ये ऑप्शन बेस्ट है, जो बी ऑप्शन है वो हमारा बेस्ट है, क्योंकि उनको हम महत्व दे रहे हैं और जहाँ बच्चों को महत्व दिया जा रहा है उससे अच्छा ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है, इसलिए ए ना होकर ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जैसे आपका ऑप्शन ए है कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, या बी ऑप्शन है हमारा कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, या सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, कि पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया और दोहराना ये शिक्षक के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या डी ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। मैं इतनी देर से यही बातें बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि उस ऑप्शन को बेस्ट मानना है जहां पर बच्चों की चर्चा, संवाद, बातचीत इनको महत्व दिया जाता हो। जैसे पहला ऑप्शन जैसे हमारा है कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन को बनाए रखना ही सबसे महत्व, आप पढ़ाएं कुछ भी ना, अनुशासन बनाए रखे, बच्चों को आता कुछ भी ना हो, तो नहीं, ये नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक, आप बस पाठ्यपुस्तक लेके बैठे रहें और आप बच्चे ज्ञान का सक्रिय निर्माण ना कर पाएं, ऐसा भी नहीं है कि आप बस पाठ्यपुस्तक लेके बैठे रहें। पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ बस पाठ्यक्रम को पूरा करा लिया, दोहरा लिया, बस हो गया। पूरा कराने के साथ साथ आप उनको नई चीज़ें सिखा नहीं रहे हैं, उनको बोर कर रहे हैं, तो ये भी नहीं सही है। डी ऑप्शन जो हमारा है वो है कि उनके लिए जगह बनाना तथा बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते, तो ये बिल्कुल सही है, बच्चे आपस में बातचीत के माध्यम से ही सीख जाएं, ऐसा आपको उनके लिए जगह, ऐसा माहौल बनाना है। तो ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का वो ये है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में जो शिक्षक है वो बच्चों की सहायता कैसे कर सकता है। पहला ऑप्शन आपका है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, या बी ऑप्शन है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, या सी ऑप्शन है उस पर एक भाषण देकर, या डी ऑप्शन है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। देखिए जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता मांगी जा रही है शिक्षक की, तो सहायता कैसे कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा दे, सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रतियोगिता ही सिर्फ बढ़ाएं और सबसे पहले कार्य करने वाले को बस पुरस्कार दें और बाकी बच्चों का क्या होगा। आपको समावेशी दृष्टिकोण अपनाना है, सब बच्चों को लेकर चलना है। बी ऑप्शन हमारा है कि कोई भी सहायता ना देकर, आप ऊपर कह रहे हैं कि सहायता कर सकता है और बी ऑप्शन दे रहे हैं कोई भी सहायता, ऐसा कैसे हो सकता है कोई भी सहायता ना देकर, फिर आपने सहायता वाली बात ही क्यों की कि कैसे सहायता कर सकता है। हाँ, बच्चे अपने आप से ज्ञान का निर्माण करें वो अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ हिंट तो देनी ही है, क्योंकि अभी उसको अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो वो कैसे कार्य को करेगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है। आगे कि उस पर एक भाषण आपको छोटे बच्चों को नहीं देना है, ठीक है, भाषण वाला ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होगा। और जो आपका डी ऑप्शन है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने तथा निर्देश लिखकर, ये बात सही है कि आप कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे जिससे बच्चे आसानी से उस कार्य को कर सकेंगे, ये आप सहायता उसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आई होंगी कि जो मैंने समझाया पेडागोजी में आप समझ पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन है, इनसे मैं आपकी समझ बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आगे इसी सीरीज़ में मैं 10 क्वेश्चंस के जो 10 वीडियोज़ है वो बनाऊँगी, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पेडागोजी को लेकर वो बहुत अच्छी होगी। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
है।